Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. और आज का जो हिस्सा है उसमें समझना शुरू करेंगे 370 के बारे में सीधा। ये 370 क्या बला है, पहले इसे समझ लेते हैं, ठीक है। और पहले समझो 370 है क्या चीज़, और फिर समझेंगे कि 370 को कैसे हटाया गया, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हटाना क्या कैसे है इसका, और हटाने में ही मज़ेदार चीज़ है, ठीक। और ये एक बात तो तय है, एक दो दिन का काम है भी नहीं। मतलब कि जब संसद बैठी और 5 अगस्त 2019 को ये सारा कांड हुआ, ठीक है, और लोगों को समझने तक का भी होश नहीं मिला कि हो क्या रहा है, ठीक। और बड़े बड़े एक्ट आते चले गए, बड़े बड़े विधान आदेश पास होते चले गए। तो ये ऐसा नहीं था कि थोड़ी थोड़ी देर में ये आ जाए, इसके पीछे सालों की प्लानिंग थी। और कम से कम ये मान के चलो कि 1 से 1.5 साल की प्लानिंग तो आराम से थी, और 100 से 150 बल्कि ज़्यादा ही वकीलों का दिमाग इसके पीछे लगा होगा 370 को हटाने में। पूरी की पूरी टीम बिठा दी होगी अच्छी खासी। और जिसने भी 370 को हटाया है उसने हर एक जो संविधान का जानकार है या कोई वकील है या कोई भी है, उन सब की हालत तो ख़राब कर दी थी। क्योंकि उन सब ने भी ये नहीं सोचा, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने नहीं सोचा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक। और बहुत शानदार तरीके से काम किया, और उस शानदार तरीके को आज समझेंगे, ठीक है। तो पहले 370 समझ लेते हैं, फिर उसको हटाना समझेंगे। 370 का एक पॉइंट है जिसे बोलेंगे पॉइंट नंबर 1, एक इसका भाग है 2 और एक इसका भाग है 3। जो 370 का पॉइंट नंबर 1 है, यानी 370 का 1, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 370 का 1, हाँ 370 सब क्लोज 1, और इसके अंदर भी क्लोजेज हैं। इसका मतलब 370 सब क्लोज 1 का A, B, C, D, तो 1 के अंदर भी 4 पार्ट हैं। 370 का 1 का ये हो गया A, ऐसे मान लो, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये हो गया आपका D। ये 4 हिस्से हैं इसके भी। तो 370 का जो 1 है ये बात करता है आर्टिकल 238 के बारे में। ये साफ साफ कहता है आर्टिकल 238 के बारे में, कि आर्टिकल 238 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है। आर्टिकल 238 तो उसमें है ही, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल बनाया गया 370, उसका सब क्लोज 1 का सब क्लोज A में लिख दिया कि आर्टिकल 238 जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं हो सकता, ठीक है। यहां साफ साफ लिख दिया ये जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा, ये साफ शब्दों में लिखा गया। आर्टिकल पहले लिख लो थोड़ा थोड़ा जो भी लिखना चाहो, ठीक है। आज खत्म हो जाएगा मुद्दा। सर इसमें है क्या 238? बताऊंगा, सब बताऊंगा। आर्टिकल 238 मान के चलो जो राज्य हैं, ठीक है। जैसे हम ये बात कर सकते हैं कि राज्य को 4 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो जो 238 है वो पार्ट नंबर 7 में आता है, और 7 में कुछ राज्य दिए गए हैं, जैसे कि आप हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, मैसूर, ऐसे राज्य हैं जिनके पास अपनी सेना रखने का अधिकार है, ठीक है। अपने राज्य रजवाड़ा अपना आपको मानने का अधिकार है, जिनको प्रीवियस पर्स मिलेंगे वो अधिकार हैं। ये सारे अधिकार इसमें दिए गए। तो यहाँ लिखा गया कि 238 के प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, इसका जो B है क्लॉज, इसमें डाला गया जो संसद है, भारतीय संसद जो है, संसद यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर पर कितना अधिकार रखेगी, जम्मू कश्मीर पर पार्लियामेंट कितना अधिकार रखेगी। J&K की बात कर दी कि J&K पर अधिकार की बात इसमें कर दी, यानी कि उसका एक लिमिटेशन कर दिया कि हाँ भाई हमारी संसद का कितना अधिकार पार्लियामेंट पे होगा, ये इसमें कर दिया, ठीक है। जो इसका क्लोज C है, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें एक टर्म बनाया गया
यानी कि इसको दो पार्टों में डिसाइड किया गया। इसके अंदर एक रखा गया आर्टिकल 1, इसको हम ऐसा करें तो एक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1, और आर्टिकल 1 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और एक आर्टिकल है आर्टिकल 370 ही, आर्टिकल 370 ये आर्टिकल। तो इन दो आर्टिकल पर रख दिया कि भारतीय संविधान के केवल 2 ही आर्टिकल जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, समझे? एक तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कर दिया और एक 370। तो भारतीय संविधान जो बना उसमें ओरिजिनली कितने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल थे? 395। तो 395 में से 393 आर्टिकल, 393 जो आर्टिकल है वो लागू नहीं होंगे। केवल 2 ही आर्टिकल ऐसे होंगे जो जम्मू कश्मीर के केस में लागू होंगे। जम्मू कश्मीर पर केवल ये 2 आर्टिकल ही लागू हो सकते हैं। इसमें ये बना दिया प्रावधान। इसके बाद बहुत ध्यान से इस हिस्से को समझ लेना और लिख लेना, क्योंकि अगर ये हिस्सा हल्का सा भी गायब हो, स्किप हुआ, तो आगे की जितनी रामायण राजा होने वाली है वो सब की सब ऐसे हो जाएगी कि सीता का हुआ और भरत का क्या हुआ, फिर यही सोचते रह जाओगे, ठीक है, या कुछ ना कुछ पूछते रह जाओगे। और नाम क्या तुम्हारा? प्रशांत। आज बड़ा हैंडसम लग रहा है तू, रियल में। मैं तो सुंदर बोलने वाला था लेकिन हैंडसम लग रहा है। मैंने ध्यान दिया कि लड़के हैंडसम होते, सुंदर नहीं होते, ठीक है। चलो, इसके बाद डी, जो इसका पॉइंट नंबर डी है, पॉइंट नंबर डी में लिख दिया अदर आर्टिकल्स। यहां साफ साफ लाइन लिखी अदर आर्टिकल्स की, कि अदर आर्टिकल्स। अब ये अदर आर्टिकल्स क्या होंगे? अदर आर्टिकल्स के मतलब कर दिया कि अदर कोई आर्टिकल्स अगर लागू होना है तो राष्ट्रपति का आदेश चाहिए होगा, तब लागू होगा। बात समझ में आई है? देखो 395 आर्टिकल हैं हमारे पास में। ऐसा हो सकता है भविष्य में कि शायद कोई आर्टिकल मॉडिफाई करके बनाया जाए, जैसा कि हमने 21 था 21A बना दिया, 51 था 51A बना दिया, और ऐसे ही तो उनको हम अदर आर्टिकल मान लेंगे, सीधी सी बात, क्योंकि भविष्य में तो अपडेट होगा ही होगा। तो अगर ऐसा कोई आर्टिकल बनेगा और वो लागू होगा जम्मू एंड कश्मीर पे, ठीक है, तो वो तभी लागू होगा जब राष्ट्रपति का आदेश लागू होने के लिए निकलेगा। समझ में आई बात? देखो बताता हूं। जैसे कि हम एक आर्टिकल जानते हैं, आर्टिकल 21 है, ठीक है, तो 21 का नया अपडेटेड आर्टिकल कौन सा हुआ? 21A, ठीक है। अब जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल तो ये था, और उसके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ हमारा? हम मानते हैं 1949 में बना है और 50 में लागू हुआ है, ये समय इसका, ठीक है। तो इसके हिसाब से मानो कि 21 का अपडेटेड आर्टिकल 21A आया, इसमें है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इस वाले में क्या है? राइट टू एजुकेशन है, इसी का पार्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन में कब डाला गया ये? ईयर 2002 में। कितने साल हो गए? 50 हो तो 52 साल बाद, 52 साल बाद अपडेट किया गया, ठीक है। यानी कि संविधान में संशोधन तो कभी भी हो सकता है ना। तो जम्मू कश्मीर के केस में अगर ऐसा कर लिया था कि सपोज कि 370 है, और 370 में ये जो हम बात कर रहे हैं 370 की 4 क्लोजेस की बात कर रहे हैं, मान लो बाद में कोई एक क्लोज ऐड कर देता कि ई और ऐड कर दो, इसमें ये ऐड कर सकता था, और इसमें एक चीज लिख देता कि जम्मू कश्मीर पे जो प्रावधान लागू नहीं हो रहे हैं, ठीक है, भारत संविधान के, वो लागू होंगे, इतने तो लिखना था। इसको ऐसा समझो कि जैसे हम लोग बोलते हैं, मान लो कि भाई कहता है रिजर्वेशन खत्म कर दो, दुनिया बोलते हैं रिजर्वेशन खत्म करो, रिजर्वेशन खत्म करो, ठीक है। अब रिजर्वेशन जो खत्म करना नहीं चाहते हो, क्या बोलते हैं? ऐसे खत्म कर दोगे। और कानूनन ये संविधान में रिजर्वेशन को एक बात बोली गई है कि किसी भी हालत में 50% से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर मोटे तौर पर देखें तो जो कैटेगरी होगी रिजर्वेशन वाली, मान लो SC, ST, OBC, ठीक है, या EWS, ये वाली जो कैटेगरी हो गई, इनको 50% मिल गया, और जनरल कैटेगरी हो गई, इनको 50% मिल गया। यही तो हुआ मोटे तौर पे। इसके बाद भी अगर बात करते हैं रिजर्वेशन खत्म कर दो कि हाँ रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? आराम से खत्म कर सकते हैं। तो क्या करो कि जितने लोग हैं भारत में सबको रिजर्वेशन दे दो। समझ रहे हो बात को? जब सबको रिजर्वेशन मिल जाएगा तो अपने आप खत्म नहीं हो गया वो। क्लियर? या तो आप, अब मान लो मैं कहूं इस कमरे में लाइट बंद कर दो,
ठीक, इस क्लास में लाइट बंद कर दो, तो आपके पास 2 ऑप्शन लाइट बंद करने के लिए, या तो आप स्विच यहाँ से बंद करो, एक एक करके सारी लाइटें बंद होंगी, नहीं तो आप मेन पावर बंद कर दो, एक साथ बंद हो जाएगी। मतलब तो लाइट काटने से है, ऐसे काटो या वैसे काटो, तो संविधान में भी ये चीज चलती है। तो इसीलिए डी में साफ लिखवा दे कि अदर आर्टिकल्स अगर लागू होंगे तो तभी लागू होंगे जब राष्ट्रपति का आदेश निकलेगा कि लागू किए जाए। आगे समझ में और आएगा ये वाला आर्टिकल ना, ये लाइन आगे समझ में और आएगी, क्योंकि ऐसा हुआ है कई बार कि राष्ट्रपति ने आदेश दिया है और लागू भी हुए हैं जम्मू कश्मीर का आदेश। यहां तक कैसे समझ में आया? ठीक, अब आगे समझने के लिए, और इसमें देखो 2 बातें और थी, एक होता है कंसल्टेशन और एक होता है ये कॉन्करेंस। 2 शब्द होते हैं, एक होता है कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मतलब ये आप किसी से कंसल्ट करो, एडवाइस मांग रहे हो, ठीक है, आपने उसकी एडवाइस ली और काम कर दिया। तो जम्मू कश्मीर में बोला गया कि जब जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा होगी वो एडवाइस देगी तब आप उसको करोगे। और एक है कॉन्करेंस, कॉन्करेंस का मतलब क्या है? समझौता या सुझाव से कि हाँ भाई इससे आप कर लो, कि जम्मू कश्मीर वाले खुद आए चाहते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की चीज में आएंगे भी चलेंगे आगे। अब पहले समझो कि स्टेट क्या है, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर एक स्टेट ही है, तो पहले स्टेट की कैटेगरी समझ लो। इसको क्लियर कर दूं? कौन सा? अभी बताऊंगा, आगे बताऊंगा, पहले इससे समझने से पहले स्टेट समझ लो। मैं अभी के अभी साथ साथ में बता देता, ठीक है, लेकिन जैसे हल्का सा हुआ ना कि अदर आर्टिकल समझने में समस्या आई, तो मुझे लगा फिर वो समस्या आएगी, तो पहले एक बार स्टेट समझ लो कि स्टेट कितने टाइप के होते हैं। तो चीज़ों को अब मैं थोड़ा और तोड़ के लेके जाऊंगा अंदर, जिससे कि और पिक्चर क्लियर हो सके। स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य से है, ठीक है, एक स्टेट होता है देश और एक स्टेट होता है राज्य। तो यहाँ जो संबंध है वो राज्य से है, और हमारे यहाँ पे जो स्टेट बने हैं वो 4 टाइप के बने हैं, उनके 4 पार्ट बनाए हुए हैं, और 4 पार्ट में एक हिस्सा है स्टेट ए बोलते हैं इसको, यानी कि ए कैटेगरी वाले स्टेट। और ए कैटेगरी वाले जो स्टेट है वो डाले गए हैं पार्ट 6 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में। आप मान चलो कि ए स्टेट है, ठीक है। ऐसे ही है स्टेट बी, और स्टेट भी डाला गया है पार्ट 7 में। स्टेट सी टाइप के स्टेट ये हैं पार्ट 7 में, सॉरी 8 में, पार्ट 8, और डी जो स्टेट हो गए ये हो गए पार्ट 9 में। इस टाइप से 4 कैटेगरी आपने स्टेट की बांट दी। और पार्ट 6 जो है, पार्ट 6 में जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं 152 से 237 तक, ठीक है। यहाँ अगर आर्टिकल माने तो 152 से 237 तक के आर्टिकल्स इसमें आते हैं, ठीक है। यानी कि ये स्टेट अब कौन सा स्टेट कहलाएंगे? ये वो स्टेट होंगे जो या तो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा हमें सौंपे गए, क्योंकि पहले ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ पर उपनिवेश था, अधिकार था, ठीक है, या तो ब्रिटिश साम्राज्य मान लो कि ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा हमें सौंपे गए, या फिर 1935 का जो एक्ट था, जब मैंने रिपब्लिक पढ़ाया था तो 1935 का एक्ट पढ़ाया था, बताया था उसमें कि इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट जो बना उसमें 1935 के एक्ट की बात की गई थी। तो 1935 का जो एक्ट था इसके अकॉर्डिंग जो हमारे स्टेट थे, जैसे हम यूपी, बंगाल, पंजाब, ये सारे स्टेट, तो ऐसे सारे स्टेट इस ए कैटेगरी में पार्ट 6 में रखे गए, ठीक। हाँ, जो हमें मिले, सिंपल तौर पे हमें मिले, जिसमें कोई रजवाड़ा शामिल नहीं है, कोई वो शामिल नहीं है, ठीक है। जो 565 रियासतें थी उनकी बात इसमें शामिल नहीं है, ये वो थे सीधे सीधा हमें मिल गए कि हाँ ये हमारे हुए, ठीक है, जो ब्रिटेन के कब्जे में थे, ठीक है। इसके बाद एक आ गया आर्टिकल, इसमें जो आर्टिकल का पार्ट बनता है वो आप मान चलो 238, इसमें एक ही आर्टिकल रखा गया 238, ठीक है। और ये वाले वो राज्य जो माने नहीं, जो थोड़े बिगड़े हुए टाइप के, बिगड़ैल, ठीक है, जिसमें आप मान सकते हो लाइक हैदराबाद, या अब ये जम्मू कश्मीर की बात भी कर देता हूँ मैं, और मैसूर, और आप वो भी मान सकते हो क्या नाम है उसका, ये जूनागढ़, ये सारे इसमें आ गए,
ठीक है। इसके बाद पार्ट 8, इसका जो आर्टिकल ग्रुप बना ये है 239 से 242 तक, 239 से 242 तक ये आर्टिकल ग्रुप इसमें आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर वो रखे गए जिनको हम बोलते हैं छोटी छोटी जो रियासतें थी उनको इसके अंदर जगह दी गई, ठीक है। छोटी रियासतें या स्मॉल प्रोविंस उनको बोलते थे, वो सब इसमें आ गई। या फिर जो इंग्लैंड की सरकार थी जिनको अपने वो कमिश्नर स्टेट की तरह इस्तेमाल करते थे, जैसे हम लोग होते ना बोलते यूनियन टेरिटरी है, तो जो आज हमारे लिए यूनियन टेरिटरी है इंग्लैंड के लिए वो कमिश्नर स्टेट होते थे, क्योंकि कमिश्नर जैसे हमारा एलजी या प्रशासक जो होता है उसे चलाता है, वैसे ही इंग्लैंड का जो कमिश्नर होता था वो उसे चलाता था, तो वो कमिश्नर स्टेट कहलाते थे। तो इसमें छोटी रियासतें या कमिश्नर स्टेट वाले जो एरिया है इसमें वो इंक्लूड कर दिए, जिसके अंदर आप मान सकते हो ये मणिपुर भी था, त्रिपुरा भी था, दिल्ली था, और एक होता है राज्य पेप्सू, ठीक है। इसमें आ गया आपका मणिपुर, दिल्ली, त्रिपुरा, पेप्सू। पेप्सू सुना है कभी? हिमाचल प्रदेश भी इसी में इंक्लूड था। हाँ, इसको बोलते हैं पंजाब, नहीं पंजाब नहीं, पटियाला, पटियाला ईस्टर्न पंजाब यूनियन, पेप्सू के मतलब पटियाला ईस्टर्न पंजाब यूनियन, ठीक, या पंजाब स्टेट यूनियन कह लो, पंजाब यूनियन कहते हैं वैसे तो, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, ये जो फोर्थ वाला बचा, फोर्थ वाला और रह गया, इसमें आर्टिकल 243 से आगे के जुड़ रहे हैं। भाई इसमें एक ही मान लो, इसमें एक आर्टिकल है 243 जिसको रबड़ की तरह खींचा जा चुका है, आज बहुत खींच रहा है दुनिया भर के। ऐसे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी गंद होती है ना, ऐसा लगता है कि आर्टिकल 243 में जा गिरती है। इसी में डबल अल्फाबेट शुरू हो चुके हैं, अब तो कह रहे हैं ट्रिपल ना शुरू हो जाए इसमें, कहीं लगे ही पड़े हैं। पता लगा ऐसा ना हो कि ट्रिपल करते करते पूरी ABCD इसमें लग जाए और सब कुछ में लगा दें, लेकिन खींच जा रहे हैं इसको, देखते हैं कब तक खींचते हैं। Z तक का इस्तेमाल हो चुका और Z के बाद रिपीट भी करा जा रहा है इस आर्टिकल में। पंचायती राज वही सभी। हाँ, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी, और ये तुम्हारा क्या नाम है इसका होता है ना, ये सरकारी आयोग, सब इसमें घुसड़ रखा, सब इसमें घुसड़ दिया कि भाई डालते रहो। और जो भी कुछ है A और B भी डिवाइड कर रखे हैं, इसमें तो ABCD कर करके Z तक आ चुका, Z के बाद दोबारा रिपीट होकर के आगे आ चुका है। पंचायती राज इसमें ZG है और ZT भी है। हाँ, ZG सोचो T तक आ गया, यानी कि Z का मतलब 26 तो पहले आ गए और फिर T तक फिर बढ़ गया है ना, और अभी पता नहीं कितना कूड़ा इसमें डालेंगे। तो एक बहुत बड़ा गार्बेज स्टेट बना दिया इसको कि डालते रहो। और इसके अंदर खास तौर पर डालेगा आपको जैसे अंडमान निकोबार जैसा एरिया, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार जैसा एरिया इसमें डाला गया कि भाई डाल दो, क्योंकि उस पर हमें आपको पता है ना, वो सीधा कब्जा कर लिया था भारत में जाकर अंडमान निकोबार पे, तो एक कब्जे वाला हो गया। तो कब्जे की भी तो कैटेगरी दिखाई देने कि हाँ हम भी कुछ हैं, हमें भी दिखाता था कि हम भी कुछ हैं, तो कब्जे वाला इसमें डाल दिया उठा करके इन्होंने, ठीक है। और जैसे अंडमान निकोबार था वैसे ही ये दादरा एंड नागर हवेली था, दादरा और नागर हवेली में ऐसा मान कर चलो कि एरिया डिवाइड कर लो, एक मान लो ऐसे था और एक एरिया ऐसे मान के चलो, और ये बीच में जो एरिया आ रहा है, जो वाटरवे आ रहा है, सड़क मार्ग आ रहा है, ये आ रहा है इंडिया के कब्जे में, ठीक है। और पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल के पास में ये वाला हिस्सा है, जो दमन एंड दीव वाला जो हिस्सा है, ये सब हिस्सा उसके पास है। बल्कि दादरा वाला जो हिस्सा, ये वाला इसको मान लो आप दादरा, ये दादरा वाला हिस्सा इसके पास है, और पुर्तगाल चाह रहा कि मेरे पास ही रहे, और इंडिया चाह रही कि हम कब्जा करेंगे इस पर, तो इंडिया ने अपनी सेना भेज दी कि जाओ और कब्जा करो। और दादरा नागर हवेली पहले ले चुके थे हम, सॉरी ये दमन द्वीप, ये मान लो दमन द्वीप वाला एरिया इतने पास है, ये दमन वाला एरिया मान लो। तो इन्होंने बोला यहाँ से सेना अपनी यहाँ भेज रहे हैं इंडिया वाले, क्योंकि ये वाटर इंडिया का है तो इंडिया का अधिकार है भेजने का, भेजो, ठीक है। पुर्तगाल ने इंडिया से परमिशन मांगी कि मुझे भी अपना सेना भेजनी है, बराबरी का युद्ध हो, बोला पागल हो गया, बोला हमारे मोहल्ले में तू हमारी जगह सेना भेजेगा और हमसे लड़ेगा, दिमाग खराब है, हम अधिकार नहीं दे रहे, जा जो करना कर ले। पुर्तगाल बोला मैं घुमा के लाऊंगा सेना को, बोले जहाँ भी लाएगा 200 नॉटिकल माइल तो हमारा है। भाई समुद्र में 200 नॉटिकल माइल तो चलेगा ना इंडिया की टेरिटरी से,
कि कहीं से भी ले आ, 200 नॉटिकल माइल तो हमारा, वहाँ टच मत करियो बस, ठीक है। तो ये पुर्तगाल से मदद मंगाए थे। पुर्तगाल से मदद मंगा रहे हैं, और ऑलरेडी ये जो एरिया ये है, ये तो पुर्तगाल के पास ही है ना, उस वहाँ से हमारी आर्मी ने कब्जा कर वहाँ भेज दिया कि इसको भी कब्जे में लो एरिया को। और ये कह रहे हैं कि भाई हम सेना भेजेंगे, लड़ाई बराबर की हो। तो पटेल साहब ने बोला जा जो करना है कर ले, और ये लगा लो कि यूएन में चले गया पुर्तगाल कि जी भारत गद्दारी कर रहा है और भारत हमें सेना नहीं भेजने दे रहा। यूएन वाले बोले भाई कहाँ गद्दारी कर रहा है, उसी का एरिया है, रास्ता तो उसी का है ना, तो अपनी सेना को ले जाए तो उसके रास्ते से बचा के ले जा, मना थोड़ी कर रहे ले जा, ठीक। और वो कभी ले जा ही नहीं पाया, और ये सभी हमारे में आ गया। तो इस तरीके से इससे भी आए हमारे में, ठीक है। दिन लगता था बस, गए सुबह अटैक शाम को चीज़ अपनी, सुबह अटैक शाम को चीज़ अपनी। इंडियन आर्मी इतने जोश में थी ना कि रियल में वो कहते, आज भी ये चलते इंडियन आर्मी में कुछ जवान जो पुराने अब हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, वो बताते हैं कि नेहरू जी ने थोड़ा सा बस पोलाइट वे छोड़ दिया होता और कह दिया होता तो पीओके भी आज हमारा होता। इतने जोश में थी इंडियन आर्मी, ठीक है। एक कर्नल थे, उनके एक बार स्टोरी सुन रहा था मैं भी, एबीपी पे आ रही थी, तो वो बता रहे थे, कहते कि उन्होंने बिस्कुट का पैकेट, कि एक बिस्कुट का पैकेट उसे भी अगर खा रहे हैं तो उसमें जो बिस्किट बचे रह गए, 4-5 बिस्किट बचे हैं, तो 4-5 बिस्किट को हमें 3 दिन चलाना था, और तुम्हारे 3-4 लोग थे, तो एक एक दिन को बांट दिया। उन्होंने बोल दिया देख लो 3 दिन से कैसे चलाओगे, हाँ ठीक है। अब उसे चाट के रखो, हैं नहीं कहना, उसे वो चाट के रखो, या उसे खा लो, जैसे जो मर्जी कर लो, तो आज दर्द, लेकिन चलाना 3 दिन है। आने के सामने रख दो, 3 सेकंड के लिए नहीं वो ठीक बात है, ठीक है। और इसके बाद अब ये वाला हिस्सा जब समझ में आया स्टेट कैसे बटे हमारे, स्टेट कैसे बटे, और आप देख लो कि पार्ट 6, 7, 8, 9 में सारे आर्टिकल यहाँ पर इतने सारे कवर भी कर दिए हमने कि इस आर्टिकल की बात इसमें की गई है, ठीक है। सही पार्ट 8 वाले में क्या था, ये जो पार्ट 8 वाले में मणिपुर, दिल्ली, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य थे जिसमें छोटी छोटी रियासतें थी, कमिश्नर स्टेट जो थे, जैसे दिल्ली कमिश्नर स्टेट हुआ करता था उस टाइम पर, ठीक है, जिनको बाद में पहले यूटी में कन्वर्ट किया गया, यूटी में कन्वर्ट करने के बाद में स्टेट बना दिया गया, ठीक है। हाँ अब स्टेट में है भाई, अब मणिपुर हम जानते हैं स्टेट है, त्रिपुरा स्टेट है, दिल्ली को स्टेट बनाने की बात 2014 चल रही है। अगर मोदी जी की सरकार दिल्ली में भी आ गई होती तो स्टेट बन जाता दिल्ली अब तक, ठीक है। तो दिल्ली स्टेट एक ही सूरत में बन सकता है, या तो सेंटर में और स्टेट दिल्ली में, दोनों में केजरीवाल की सरकार हो या दोनों में मोदी की सरकार हो, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन दिल्ली एक स्टेट बन जाएगा, ये बात भी तय है, ठीक। देखते हैं भाई कब बनता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो नेहरू जी थे, अब नेहरू जी की मंशा बिल्कुल क्लियर थी, और ये सब बातें अब चल रही है। अब बात हम आ जाते हैं इसको आगे लेकर के, तकरीबन 1961 के आसपास का समय था, 1961 तक ये सब कुछ हो चुका था, ठीक है। 1961 तक सब कुछ हो चुका था, और जैसे कुछ जगहों के नाम बदलने का भी शुरू हो चुका था कि फटाफट, क्योंकि अपने नाम बनाने थे, अपने नाम बनाने थे। जैसे इसका लक्षद्वीप, इसका नाम हुआ करता था, क्या ये नाम था इसका, लक्षद्वीप मिनी कोय अमन द्वीप, ये पूरा नाम था इस जगह का, तोड़ के इसे हमने लक्षद्वीप कर दिया। भैया इतना लंबा नाम हम नहीं ले सकते, हमारी मंशा नहीं इतना लंबा, जैसे वो दिखाया था ना कल राजा का नाम जो था, ठीक है। तो बड़े बड़े नामों को छोटा छोटा भी करना इंडिया ने शुरू कर दिया, छोटा छोटा करो इसे, हम इतने बड़े बड़े पंगे नहीं ले सकते, ठीक। और फिर बाद में यही हुआ, और ये देखो ये जो किस्सा है ये वाला, ये दादरा और नागर हवेली वाला जो है, ये पता हुआ भी क्यों था, इसको करने के लिए कोई खास मंशा थी नहीं, ये ऐसा होता भी नहीं। ये हुआ क्यों, पंगा हुआ, जो पुर्तगाल था, पुर्तगालियों ने अफ्रीका में उत्कंठ मचाया हुआ था, अफ्रीकन्स को बहुत दुखी कर रहे थे। तो वहाँ के जो अंगोला है ना, अंगोला के नेता भारत आए, और उनकी थोड़ी नेहरू जी से पहचान थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि नेहरू जी बड़ा उत्कंठ मचाया पुर्तगालियों ने, ये हमें बहुत दुखी कर रहे हैं, आप थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब करो। तो नेहरू जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, ये वहाँ करे तो हम यहाँ करेंगे। और देखो गांधी जी के टाइम से 1915 से पहले की बात मानो, जब 15 में गांधी इंडिया आए, तो उससे पहले टाइम से ही अफ्रीका से अपने लिंक थे ही, क्योंकि गांधी ने तो कम उत्कंठ थोड़ी मचाया था, ब्रिटिशर्स की हालत खराब कर दी थी गांधी जी ने अफ्रीका में। तो उस बात को लेकर ये था कि हाँ अफ्रीका से आज भी अपना जुड़ाव बहुत ज़्यादा इसी वजह से है।
तो इस वजह से ये हुआ था, वरना ये होता नहीं। और उसके बाद में से ये था फ्रांस था 1947 में, तो चंद्रनगर का एक एरिया था वो फ्रांस के कब्जे में था। और चंद्रनगर में बात हुई कि जन्म संग्रह कराएंगे, प्लेबिसाइट कराएंगे, ठीक है। पहले तो फ्रांस बोला कि अच्छा ऐसा कैसे करा लोगे, तो फिर बोला कि नहीं प्लेबिसाइट कराएंगे। फ्रांस को बोल दिया भारत ने साफ साफ, या तो प्लेबिसाइट करा लो नहीं तो सेना भेज रहे हैं, आपकी इच्छा। फ्रांस को लगा भाई हम तो अच्छे खास डेवलप इंसान है, भारत है ही क्या, उन्होंने कहा करा लो। प्लेबिसाइट हुआ, भारत को 5 से ज़्यादा वोट मिली, फ्रांस को 114 के आसपास वोट मिली। वो खुद हैरान हो गया कि मतलब हमें लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और देखो एक बात सच है, आप कितने भी डेवलप हो, कहीं भी हो, आपका कल्चर कैसा भी हो, लेकिन कहते हैं ना अपना घर अपना ही होता है, ठीक है। आप किसी घर चले आओ, कितना भी अच्छा रूप देख लो, कितना भी बड़ा से बड़ा आलीशान बंगला क्यों ना हो, क्या आपके यार दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, कहीं भी हो, लेकिन वह आप कंफर्टेबली रह नहीं सकते ना। आप मान लो रुक भी जाओ 2 दिन के लिए तो आप बड़े सोच सोच के हर काम करोगे, लेकिन वहीं अगर अपना घर हो तो जाते उत्कंठ मचा दोगे, ये यहाँ था ऐसे है वैसे रहे ऐसे बैठ, सब अपनी मर्जी से होता है वहाँ पे। 1 महीने बाहर आने के बाद में घर पे आओ तो लगता है अपना घर ही। हाँ, घर कैसा भी हो, घर होता है, अपना घर बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद 1954 में जनता के कहने पे जन्म माहे कराएगा, इन सब पे भी कब्जा हुआ। अब नेहरू जी की एक मंशा और थी, बन रही थी पहले से ही, कि किसी भी तरीके से ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको भी थोड़ा सेट किया जाए, इसको भी थोड़ा सेट किया जाए। और अब जो लोग कहते हैं नेहरू जी को गद्दार टाइप का आदमी, ठीक है, उन्होंने यहीं पे अपनी मंशा क्लियर कर दी कि पहले पढ़ लो बंदो, अपने में डाल लो, ठीक, उसके बाद इनको देख लेंगे। जो पटेल साहब थे ना, जैसे पटेल जी सोच रहे थे कि पहले एक बार इन्हें अपने में मिला लो, फिर जो नहीं माना उन्हें घेर के पीटेंगे डंडे से। तो नेहरू जी कह रहे डंडे से तो नहीं पीटेंगे, क्योंकि उनकी सेहत भी उतनी अच्छी थी नहीं डंडे से पीट ले नेहरू जी। पटेल तो थे हट्टे कट्टे आदमी, नेहरू जी उतने हट्टे कट्टे नहीं थे, तो उनका था कि कोई बात नहीं, हम इनको दिमाग से और बात से मार देंगे। नेहरू जी इस मंशा के आदमी थे और किया भी उन्होंने वही। आगे जाकर के 1956 में ही 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है। 1956 में हुआ 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 3D टाइप में ओनली अंडमान है और कोई भी अंडमान निकोबार है, और वो इससे भी सारे आ गए जिनका भारत ने कब्जा किया है, जैसे कि लक्षद्वीप, मिनिको, इस सब वाले इससे भी इसी में आ गए, ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट हुआ 1956 में 7 हुआ, ये पता क्यों हुआ था? ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा इतना प्यारा सा हमें दिख रहा है 2nd नंबर का, ठीक है। अब इसमें देखो आपको पता है सारी रियासत इसमें है, और स्ट्रॉन्ग रियासत है, और इनको क्या छूट दी गई थी कि आप अपनी खुद की सेना रखो, ठीक है, आप अपने खुद के अधिकार रखो, आपको प्रीवी पर्स मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, इनको काफी अधिकार थे। तो ऑटोमेटिकली ना, अगर मान लो इस क्लास में मैं कुछ लोगों को विशेष अधिकार दे दूं, ठीक है, या मैं कुछ लोगों को लगा लूँ कि आप इस पर मत बैठो, आप सोफे पे बैठो, कुछ को मैं बोल दूँ आप लेट कर समझ लो क्लास, कुछ को मैं बोल दूँ आप खड़े होकर समझो, तो कहीं ना कहीं मन में आ जाकर देख देगा मैं बैठा हूँ तू खड़ा, ये तो हो गई मन में। तो ये लोग भी आपस में दिखा रहे थे, तो नेहरू जी को लगा कि अच्छा बेटा रुक मैं बताता हूँ दिखाना किसे कहते हैं। और 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, और इस अमेंडमेंट में साफ कह दिया कि ये पार्ट 7 जो है, बी स्टेट है, ये डिलीट कर दिए, ये पार्टी खत्म कर दो पूरा, कि ऐसे कोई स्टेट ही नहीं होंगे अगर हमारे। एग्जिस्टेंस ही खत्म। इसलिए अगर आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना आज भी, तो आप पार्ट 1 से लेकर पढ़ोगे 6 मिलेगा, 6 के बाद सीधा आप 8 पर जम करते हो, 8 7वां पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, डिलीट कर दो एकदम कि दफा करो भगाओ इन्हें, ठीक है। और थोड़ा सा और उन्होंने स्टेप बढ़ा लिया आगे और कहा कि पार्ट 9 भी डिलीट करो भैया, ये भी नहीं होगा, ये वाले स्टेट को भी स्पेशल कुछ मत दो। लेकिन बाद में पार्ट 9 को फिर से लाया गया, उसे कहते हैं कि जीवन दान दोबारा दिया गया, उसका रीबर्थ किया गया, ठीक है। बल्कि इस वाले में, हाँ इसी वाले में मान लो, फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पार्ट 9 को दोबारा से लाया गया। समझ में आया ऐसा कि पार्ट 7 डिलीट कर दिया पूरा का पूरा, पार्ट 9 उड़ा दिया, ठीक। बाद में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, और उसमें पार्ट 9 को दोबारा से रीजनरेट किया गया, या फिर दोबारा से लाया गया, जिसके अंदर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी चीजें बना दी गई।
तो इसीलिए कहना 243 बड़ा खिंचा हुआ आर्टिकल है वो, इसीलिए 1992 ये 1994 में हुआ है आई थिंक, हाँ 1994 में हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1994 4 में है 2 में है, एक बार चेक कर लो, हाँ कंफर्म करो, ठीक है। हाँ 1992 में ही है दोनों, 73rd भी और 74th भी 2 में ही है, बाद में अप्लाई हुए 2 में ही है, 3 में तो अप्लाई हो गई। 2 में ही है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन भी जिससे पंचायत राज आया और 74th कॉन्स्टिट्यूशन भी जिससे म्यूनसिपैलिटी आया, ठीक है। 73rd पंचायत राज, 74th कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी म्यूनसिपैलिटी। क्लियर? ये अब तक कैसे समझ में आया, ये वाला हुआ। और इसके बाद 97 का जो अमेंडमेंट हुआ था उससे जो सरकारी आयोग है, सरकारी समितियां वो भी आ गई, हालांकि उसकी अभी यहाँ जरूरत है नहीं, लेकिन बस ऐसे ही जाने के लिए। तो यही समझ में आ गया पार्ट वाला। अब चलते हैं जरा 370 के बी वाले हिस्से पे। सेकंड क्लोज पे। हाँ सेकंड वाला जो क्लोज उसका, उस पर चलते हैं। इसको क्लियर कर दो बोर्ड को। पहले ये बताओ क्या हुआ, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? क्या बॉडी पेन हो रहा है? तो एक गोली डाल दी अंदर। कौन सी गोली डाली अंदर? ठीक है, हो जाएगा। ऐसा कोई है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? अभी भी मस्त चल रहा है क्लास, ठीक है। बुखार हो जाएगा, फीवर की एक गोली। अब वापस 370 1 का बी वाला हिस्सा दोबारा आ जाओ। 1 का बी वाला हिस्सा, ठीक है। 370B1 संसद के बारे में भी लिखवाया ना, कि संसद के बारे में है। जम्मू कश्मीर पर। और इसमें एक और चीज और की गई, यहां पे जो आपका वो था, यानी कि इसमें 3 चीजें और ऐड की गई इसी संसद वाले हिस्से में। जो एक था यूनियन लिस्ट और एक हिस्सा होता है कॉन्करेंट लिस्ट वाला। किस शेड्यूल में आते हैं? 7वें शेड्यूल में। यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट इसमें और डाली गई, ठीक है, कि भाई ये विषय पे हम लोग कानून बना सकते हैं, नहीं बना सकते। और इसमें 3 सब्जेक्ट और डाल दिए जो विलय पत्र में शामिल थे, ठीक है। इसी समय में की बात है, ये जो अमेंडमेंट चल रहा है इसी में चल रहा है अभी ये। हाँ ठीक है। अब यहाँ क्या डाला गया हिस्सा कि एक है डिफेंस, कि भाई डिफेंस रहेगा। किसके पास रहेगा डिफेंस? भारत सरकार के पास। एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप रहेगी और एक जो इनका कम्युनिकेशन वाला हिस्सा है वो रहेगा, ठीक है। ये सारी पावर के लिए बोल दिया कि भाई ये भारत सरकार के पास रहेगी, बाकी सब ऐसी कैसी कर लो। और ये बोल दिया साफ साफ इसमें कि इसके अलावा जो कंसल्टेशन होगा, कंसल्टेशन करना पड़ेगा। यूनियन लिस्ट पे डाला गया था। यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि देखो जो यूनियन लिस्ट है वहाँ तो यूनियन बनाई सकती है, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिफेंस सिस्टम होगा, इंटरनेशनल रिलेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। एक लिस्ट होती है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, तो कॉन्करेंट लिस्ट में भी ऐड कर दिया कि भैया क्या पता राज्य सरकार बना रही हो, विषय हमारा भी हो। मान लो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन का विषय केंद्र सरकार का भी होता है, राज्य सरकार का भी होता है भाई, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन का विषय है वो केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी है, क्योंकि डीपीएसपी का आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है, ठीक। तो इस पे इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट वाला भी हिस्सा डाल दिया कि कॉन्करेंट लिस्ट भी केंद्र सरकार के हाथ में होगी,
वो कर सकती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक। और एक हिस्सा जो इसमें था जिसे आप कॉन्करेंस के नाम से जानते हो, कॉन्करेंस का मतलब सहमति मिलना। कॉन्करेंस यानी कि सहमति मिलना। अब सहमति पे यहां पर क्या होगा कि अगर सर ये थर्ड वाला क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन के बाद कम्युनिकेशन, मैं छोटे में CMM लिख दिया, तो अब यहां पे सहमति की बारी जो आई कॉन्फ्रेंस की, इसमें एक बात लिख दी साफ साफ कि अगर इन सब को छोड़ करके कोई विषय और ऐड करना है, यानी कि इनको छोड़ करके कोई और विषय ऐड करना होगा, सब्जेक्ट ऐड करना होगा, तो उस पे जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है वो सहमति देगी, ठीक है, यानी कॉन्फ्रेंस देगी अपना, और उस पर राष्ट्रपति आदेश देगा, और राष्ट्रपति का जो आदेश होगा उस पर कानून बनाया जाएगा या कानून माना जाएगा। समझ में आइए हिस्सा। रिपीट करना। देखो कॉन्फ्रेंस में बात साफ साफ की गई कि ये जो 3 सब्जेक्ट मांगे हैं जम्मू कश्मीर से भारत सरकार ने, ठीक है, इनके अलावा अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए कि भारत सरकार को लगे कि किसी और भी मुद्दे पे कानून बनाना हमारा जरूरी है, ठीक, तो बना सकती है, लेकिन बनाई कब, जब जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा या विधानसभा है उससे कॉन्फ्रेंस मिलेगा। कॉन्फ्रेंस का मतलब उससे सहमति मिल जाएगी, पहले सहमति ली जाएगी, सहमति लेने के बाद में जो राष्ट्रपति हमारे देश का है, राष्ट्रपति ही आदेश निकालेगा, और जो राष्ट्रपति का आदेश होगा फिर वो उस पर लागू होगा, ठीक है। कोई और, क्योंकि आर्टिकल अभी पीछे पढ़ा, उसमें क्या लिख दिया कि 370 और आर्टिकल 1 के अलावा भारत सरकार का यानी भारतीय संविधान का कोई और आर्टिकल जम्मू कश्मीर पर लागू हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर लागू कुछ होगा तो राष्ट्रपति का आदेश लागू होगा। क्लियर? चलो, तो इन दोनों के, इन तीनों के अलावा हाँ, जो भी बात होगी वो राष्ट्रपति के आदेश की बात होगी, कुछ और लागू नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं 370 में जो दूसरा पार्ट था उसकी। तीन 370 का जो दूसरा भाग है उसे लेके चलते हैं अब कि ये भाग क्या कहता है। अब ये कहता है कि जम्मू कश्मीर का अपना झंडा और अपना संविधान होगा, ठीक है। JNK का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है और खुद का फ्लैग होगा, ये बात कर दी इसने, ठीक है। और मैं आपको कल ही बता चुका था कि ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी होता था, आज भी हो सकता है और आगे भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और अब इसमें एक और बात रखी गई, उसको ध्यान सुनो कि जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपना भी संविधान बना रहा है, जब संविधान की बात कर दी तो जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी उसमें संविधान के बनने तक, ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा आ जाए जिस पे कानून बनाना पड़े, क्योंकि संविधान बनने में टाइम लग रहा है लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो सकता है कि कानून बनाना पड़ सकता है, तो ऐसे विषय पर जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वही सहमति देगी संविधान या कोई कानून बनाने की, और जो कानून बनाने की सहमति देगी उस पर जो कानून बनेगा वही माना जाएगा। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा समझो। देखो यहां से इस वाले लॉ क्लॉज से 370 के 2 से इन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर को अपना खुद का संविधान चाहिए और अपना खुद का फ्लैग होना चाहिए जम्मू कश्मीर का, ठीक है। हमने कहा ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर को संविधान बनेगा, संविधान बनने में समय लग सकता है, ठीक है भाई। भारत ने संविधान बनने में कितना समय लिया? 2 साल 11 महीने 18 दिन तकरीबन, इतना समय लिया। और जम्मू कश्मीर ने अपने संविधान बनाने में कम से कम 5 से 6 साल का टाइम लिया, जिसमें से कि हमारा जो खुद का, हमारे तो भारत का संविधान है उसमें तो बहुत सारे रेफरेंस भी लिए, ठीक है। और जो संविधान बनेगा उसमें एक समय लगेगा, हम तो कहते हैं 2 साल ही मोटा मोटा समय मान के चलो आप, कि 2 साल या 10 दिन या 5 दिन, कुछ तो टाइम लगेगा ना। लेकिन इमरजेंसी कुछ पता थोड़ी कब कौन सी आपदा क्या हो जाए कब,
तो ऐसे समय में ये भी हो सकता है ना कि कोई और कानून तुरंत बनाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये कहा गया कि जब तक संविधान तैयार नहीं होता हमारा, ठीक है, तब तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो संविधान बनाएगी ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वही तो संविधान बनाएगी। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वैसे जम्मू कश्मीर की बनी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी इसी को वहां की विधानसभा माना जाएगा, ठीक है, या संविधान सभा माना जाएगा इसको ही। और जो कॉन्फ्रेंस मिलनी थी, यही पहले बताया ना, कॉन्फ्रेंस मिलेगी यानी सहमति जो मिलेगी वो यही असेंबली देगी। अब जब तक संविधान ना बन जाए यही असेंबली देगी, प्रेसिडेंट के बाद हाँ, कि भाई आप इस विषय पे, इस सब्जेक्ट पे हमारे लिए कानून बना दो, और प्रेसिडेंट वो कानून बना करके दे देगा, तो वो कानून माना जाएगा। चलिए प्रेसिडेंट भारत का है वहीं वाला ना, प्रेसिडेंट केवल भारत का होगा, उनका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट भारत ही है इसमें। उनका सुप्रीम कोर्ट भी भारत का ही है इसमें। क्लियर हुआ? अब ये भी क्लॉज इसी में लिखा गया। हाँ, सेकंड वाला। अभी तक हमने 370 का 1 देखा था, मैं 1 2 3 ABCD देखे थे। अभी 370 का सेकंड है। अब 370 का थर्ड वाला समझोगा, यहाँ तक क्लियर हुआ तो इसीलिए अच्छा हुआ ना मैं तोड़ के लिया, वहीं समझाता तो दिखा जाता मामला, ठीक है। अब थर्ड समझ लो कि थर्ड क्या है इसका। क्लियर कर दूं इसे? क्लियर क्या करना है इसे मैं बगल में लिख देता हूँ। मान लो ये थर्ड वाला क्लोज, और इसमें कैसे बना मुद्दा कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान होगा या स्टेटस, जम्मू कश्मीर को पूरा स्टेटस या अंशों में अगर हटाना हो तो समझे इस बात को। देखो कल को जैसे वो याद है डेट 2 नवंबर वाली, और 2 नवंबर को जाकर के नेहरू जी ने भाषण दे दिया था और कहा था कि भाई हम प्लेबिसाइट कराएंगे और होगा। और प्लेबिसाइट हो या ना हो या कुछ भी हो, भविष्य में ये हो सकता है कि 370 तो हटाया जा सकता है, यानी जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको खत्म किया जा सकता है, जो भी हुआ है, ठीक है। तो इसमें साफ साफ बोला गया कि जम्मू कश्मीर से उसका जो स्टेटस है उसको पूरा हटाओ या अंशों में तोड़ तोड़ के हटाओ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हटाओ। वो जैसे भी हटेगा उसको हटाने का आदेश केवल राष्ट्रपति देगा। समझ में आई बात? जम्मू कश्मीर से उसके स्पेशल स्टेटस को हटाने का आदेश, चाहे वो पूरा एक बार में हटाना हो या पार्ट वाइज हटाना हो, उसको हटाने का आदेश भारत का राष्ट्रपति देगा। क्लियर? लेकिन आदेश तब दिया जाएगा जब जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा जो होगी, ये संविधान सभा रिकमेंडेशन देगी ऐसा करने की। क्लियर हुआ? अब कॉन्करेंस शब्द नहीं आया। कॉन्करेंस शब्द का मतलब क्या है? सहमति देना। रिकमेंडेशन शब्द क्या हो गया कि एडवाइस में कि ऐसा करो, ऐसा बोल रहा है वो कि ऐसा करो, आपको करना, हम एडवाइस दे रहे हैं आपको ये करने की। समझ में आया शब्द? इसका मतलब भी कि अगर जम्मू कश्मीर से उसका स्टेटस पूरा या पार्ट वाइज या अंशों में हटाना हो तो ऐसा करने का आदेश केवल राष्ट्रपति जारी करेगा, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा इस बात का रिकमेंडेशन देगी। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा इस बात का रिकमेंडेशन देगी। क्लियर? खाली सलाह देगी। रिकमेंडेशन का मतलब है हाँ एडवाइस देगी, सलाह देगी, हाँ भी ये करो, ठीक है। यहाँ कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं, सहमति की जरूरत है। हाँ क्लियर? और इस बात को लेकर के कुछ लोगों ने बहुत सारी चीजें कही भी, जैसे AG नूरानी थे एडवोकेट, जिनके हम बात पहले भी कर चुके हैं। इन्होंने कहा क्योंकि अब एक बात सोचो, ध्यान से सोचना। हाँ संविधान सभा बोला था। संविधान सभा शब्द है, हाँ यही पॉइंट मैं लेकर के आ रहा हूं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लिखी हुई चीज, ठीक है, संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया, तो संविधान सभा खत्म, उसकी जगह पे विधानसभा चल रही है, ठीक है। तो AG नूरानी जो एडवोकेट थे उन्होंने साफ साफ एक बात बोली थी अपनी बुक में कि एक बात है जब संविधान सभा रही ही नहीं, जब संविधान सभा रही ही नहीं तो 370 को हटाने का आदेश वो दे कह सकती है या रिकमेंडेशन दे कह सकती है। तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब ये हुआ कि 370 कभी हट ही नहीं सकता। समझ में आई बात? AG नूरानी ने ये बात बोल दी थी। और कुछ लोगों ने बोला कि जब संविधान सभा है ही नहीं, हर कोई अपनी तरह से इंटरप्रेट कर सकता है ना, कि जब संविधान सभा है ही नहीं
तो 370 के लिए उसका इंतजार क्या करना, 370 के लिए उसका इंतजार क्या करना। सही बात है, दो एस्पेक्ट है। जो चीज है ही नहीं, मान लो एक इंसान की प्रॉपर्टी है, इंसान मर गया, ठीक है, तो जो उसके बच्चे हुए वो थोड़े इंतजार करेंगे कि हमारे पिताजी का रीबर्थ हो और वो उसको आकर के हमारी बिल लिख के हमें डिवाइड करे। बच्चों ने अपना बांट लेनी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यही सिंपल सा रूल यहाँ था। तो सबका अलग अलग तरीका है इंटरप्रेट करने का, लेकिन ठीक है। सर ये कौन है, एलियन दुरानी कौन है? एडवोकेट थे, बड़े फेमस एडवोकेट है, अभी भी है, पहले वाले बताए, अभी है, ये अभी हाल ही में बोली है इन्होंने बात। हाँ मतलब हाँ, जब ये हटा रहा था, ये बात बोली थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं, अजीब अजीब बात है। जब ये 370 हटा था ना, तो हालांकि ये देखो डॉक्यूमेंटेड ऑफिशियल है, तो मैं भी एक बात ऐसे बोल रहा हूँ, इसका मतलब कोई गलत बात नहीं है, मैं पहले बोल के चल रहा हूँ, कोई मेरे पे केस ना करे इस बात को लेकर के, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय होती है। मेरी भी एक राय थी, और मेरी एक राय ये थी कि देखो हमारा संविधान एक बात कहता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, ये बात तो तय थी, और सरकार गिरी। सरकार जब गिरी, सरकार गिरने के बाद में वहां पे जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन असल में जो कानून होता है, संविधान होता है, वो क्या कहता है कि जहां कोई सरकार ना चल रही हो वहां पे 6 महीने में इलेक्शन होकर सरकार बननी जरूरी है, करेक्ट। अब दो शब्द है जिसको मैंने भी इंटरप्रेट किया अपने तरीके से। दो शब्द क्या है कि एक है, जैसे अमित शाह जी ने कहा और बाकी सब बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये संविधान सभा है ही नहीं, तो किससे पूछें, ठीक है। लेकिन इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक, संविधान सभा है ही नहीं का मतलब संविधान सभा कभी वहां बनी ही नहीं, तब तो हो सकता है। एक, संविधान सभा है लेकिन रनिंग में नहीं है, चलन में नहीं है, सरकार गिरी हुई है। और जब सरकार गिरी हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं कहता, पहले आप सरकार बनाओ और सरकार बनाने के बाद आप फिर उससे सहमति लो, समझ में आया। जैसे बहुत सारी यूनियन टेरिटरी, मान लो अंडमान निकोबार की बात करें, अगर अंडमान निकोबार का कोई केस होता तो वहां पे संविधान सभा है ही नहीं, विधानसभा है ही नहीं, तो हम कहते हैं वहां विधानसभा नहीं है, जो वहां का एलजी है, प्रशासक है, जो वो बात बोलेगा वो लागू हो जाएगी, सिंपल। लेकिन अगर वहां सरकार गिरी हुई है तो सरकार पहले बनेगी, ठीक है, उसके बाद लागू होगी। तो मेरा ये अपना मत था, मैं इसमें 100% नहीं कह रहा हूं कि सही है या गलत है, ये कैसे भी है, लेकिन जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा मेरी समझ इतनी बनी इसमें कि ये, लेकिन मैं फिर भी खुश हूं कि ये काम हो और बहुत तरीके से हो, इसलिए मैं प्रोसेस को समझा रहा हूं तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब आगे समझते हैं इसको। सर वैसे थोड़ी अजीब सी बात है कि मतलब जहाँ पे ये स्पेशल प्रोविजन खत्म कर रहे हैं वहाँ पे रिकमेंडेशन मांग रहे हैं और उस जगह पे कॉन्फ्रेंस मांग रहे हैं, बल्कि वाइस वर्सा होना चाहिए था। देखो एक बात बताओ, खुद सोचो, जब ऐसा होता है ना कि आपके हाथ में पावर दे दी जाए, मान लो आपको कानून बनाने की पावर हो, ठीक है, तो जब आप कानून बनाओगे ना तो कानून बनाते हुए इन बातों का ध्यान रखोगे जो बातों में आप कभी चीज़ों में फंसे हों। अपनी सहूलियत हर इंसान सोचता है, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर वाले अपनी सहूलियत नहीं सोचेंगे, छोड़ा गया था बहुत, ये नहीं, बहुत सारे लूप। अभी भी देखो सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूँ टेक्निकली तरीका निकाल करके 370 हटा दिया गया, ठीक है। बहुत सारे एडवोकेट ऐसे होंगे जो अभी भी चक्कर में लगे पड़े होंगे, वो इसको अलग इंटरप्रेट कर देंगे। समझ के ऊपर बात है ना कि कोई क्या समझ रहा है, कोई चीज को क्या समझ रहा है। एक गिलास में पानी डाल दो, आधा ही भरो, तो एक इंसान समझेगा गिलास आधा खाली है, क्या आधा भरा हुआ है, सबकी अपनी अपनी समझ है, सीधी सी बात है। एक इंसान कहेगा गिलास में पानी है, एक कहेगा ना गिलास तो खाली है, बस कोई गिलास के पीछे पड़ा हुआ है, सबकी अपनी समझ है, ठीक है। और बाकी इनकी जो समझ थी हमें वो समझने की इनकी समझ क्या थी, हमें तो वो समझना पड़ेगा कि संविधान का हिस्सा यही कहता है और यही हुआ है अभी, ठीक। तो 1950 में राष्ट्रपति का पहला आदेश निकला था जो 3 सब्जेक्ट पे निकला था, ठीक है। और उसके बाद 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक। तारीख से समझना शुरू करो इसको, तारीख के बहुत जरूरी है, मतलब ईयर से समझना शुरू करो कि 1950 में राष्ट्रपति का आदेश निकला, 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। फिर 1956 अक्टूबर 1956 को में जो संविधान बनना है वो पूरा हुआ और 17 नवंबर को पास हुआ, ठीक है। अक्टूबर 1956 में पूरा हुआ, 17 नवंबर को पास हो गया।
और 26/11/1956 को ही, 26/11 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? 26/11 उस सेंस में नहीं, इस सेंस में इंपॉर्टेंट है। 26/11 क्या हुआ था खास? राइट, ये तो मैं कह रहा हूँ उस सेंस में नहीं है, यहाँ के सेंस में बताओ। कोई बताए 26/11 क्या हुआ था? हमारे में इंडिया के बारे में बहुत खास डेट है। संविधान बन के तैयार हो गया। बिल्कुल, संविधान सभा ने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था 26/11/1949 को, ठीक है। तो वही डेट उन्होंने भी अपनाई कि ठीक है भाई, हम भी क्यों अलग से ले, हम इस डेट को ले लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो लागू किया इसी डेट पे, J&K का संविधान इसी डेट पे लागू कर दिया इन्होंने कि यहीं लागू करेंगे। बन के तैयार हुआ था ये अक्टूबर 1956 में, ठीक है। और 17 नवंबर को ये पास हुआ था, फिर 26 नवंबर को ये लागू कर दिया गया, ठीक है। और अब देखो जो हल्का था पीछे भी चल रहा है वापस से 1952 जैसे मैंने बताया कि 50 में राष्ट्रपति का आदेश निकला और 1951 जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा वो बनी। तो 1952 में जो वो थे, क्या नाम है, शेख अब्दुल्ला, ठीक है। शेख अब्दुल्ला ने कहा कि जो हरि सिंह है, अभी सिंह का कैरेक्टर चल रहा है, ठीक है। शेख अब्दुल्ला ने कहा कि भैया हरि सिंह को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि अब वो इस संविधान सभा का या इस असेंबली का पार्ट बने। उसे भगा दिया कि ये नहीं आएगा, इसको हम नहीं आने देंगे, ठीक है। और उसका बेटा था कर्ण सिंह, ठीक है, उसने कहा मैं इसे रख लूंगा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हरि सिंह का बेटा कर्ण सिंह जो था उसको बनाया गया सदर ए रियासत, ठीक है। उसको क्या बना दिया, कर्ण सिंह को सदर ए रियासत। जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नर चलता है ना, उस टाइम में वहाँ के गवर्नर को, हेड को सदर रियासत बोला गया। ये हेड जो होगा वो बनाएगा, ठीक है। हैं 1952 में, उसी टाइम पे, अभी संविधान से पहले की बात है। और देखो वो कहते हैं ना कि कभी कभी हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और कर्ण सिंह के साथ यही, इसने शेख अब्दुल्ला के साथ यही हुआ। शेख अब्दुल्ला ने अगले ही साल, समय नहीं बर्बाद करता ये बंदा भी, क्योंकि इसको पता है मेरे पिताजी को भगाया तुमने, ठीक है, हरि सिंह को भगाया। तो कर्ण सिंह ने क्या किया, शेख अब्दुल्ला की सरकार को ही अगले साल बर्खास्त कर दिया कि सरकार के काम के लिए बेकार है, भगाओ इसे, सरकार को बर्खास्त कर दिया। और क्या करा, बोल दे कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहा है शेख अब्दुल्ला। स्टेप देख रहे हो, धड़ाधड़ हो रहे हैं। कर्ण सिंह ने शेख अब्दुल्ला की सरकार को गिरा दिया कि भगाओ, ठीक है। और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आरोप लगा। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कैसी, शेख अब्दुल्ला के मन में भी हल्का सा लालच आ चुका था। वो पाकिस्तान से नेगोशिएट कर रहा था कि भारत से कुछ ना मिले तो वहां से कुछ मिल जाए। तो अब हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से तो कोई चीज में बर्दाश्त होती नहीं, न तब थी, न आज है, न कभी शायद होगी आगे, ठीक है। तो ये आरोप लगा करके इन इसकी सरकार को गिरा दे कि भगाओ, कोई जरूरत नहीं है। फिर 1953 से 1975 तक कांग्रेस की सरकार वहां बनी रही। अभी मैं बहुत मोटे तौर पर इसको बता रहा हूं और अंदर जाऊंगा अभी इसमें। 1953 से 1975 तक कांग्रेस की सरकार वहां बनी रही, चलती रही। और ये सरकार चली, इसमें जो सीएम बने थे उसका नाम था बख्शी गुलाम मोहम्मद। बख्शी गुलाम मोहम्मद वहाँ सीएम रहे। बहुत खास या बहुत बड़ी शख्सियत नहीं थे, लेकिन हाँ सीएम रहे और चुपचाप से अपना काम चलाते रहे। इन्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं थी, चुपचाप से अपने काम चलाते रहे। सर कौन था बख्शी? बख्शी गुलाम मोहम्मद, बख्शी गुलाम मोहम्मद। मतलब उसके बाद भारत से, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आ गया था पूरा फिर ये? ना अभी अभी बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, बस मजे लो कहानी का। इसके लिए एक और चीज समझाता हूँ, देखो भाई सुनो 1953 में सरकार बर्खास्त करवाई। जब सरकार गई तो इलेक्शन होने थे दोबारा। और कांग्रेस के सिवा कौन सी पार्टी थी? अब ये जो मतलब डिसॉल्व करी है, ये प्रेसिडेंट के उससे ही हुई होगी या? भाई प्रेसिडेंट के उससे ही हो, जो सदर रियासत था, हेड ऑफ स्टेट था। हेड ऑफ स्टेट के बाद अधिकार होता सरकार को गिराने का। कर्ण सिंह को हेड ऑफ स्टेट बनवा दिया था खुद शेख अब्दुल्ला ने, कि हरि सिंह को ले लूंगा, कर्ण सिंह उसका बेटा उसको ले लूंगा, ठीक है। सदर रियासत यानी कि वो हेड ऑफ स्टेट बन गया। और हेड ऑफ स्टेट ने बोल दिया सरकार जो चल रही है वो बेकार चल रही है, तो गिरा दो। सरकार ने खुद गिरा दी। सरकार गिरेगी तो री इलेक्शन होंगे। 53 में गिरी, 53 में री इलेक्शन हुए।
और 53 से हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं, क्योंकि 6 साल में इलेक्शन होते हैं जम्मू कश्मीर में, तो 6 साल में इलेक्शन होते रहे। तो ये मान के चलो कि 53 से लेकर 1975 तक कांग्रेस की ही सरकार इलेक्शन में आती गई वहां पे, ठीक है। अब यहां से एक बात चीज समझो जरा कि अगर सेंटर में भी कांग्रेस सरकार है और जम्मू एंड कश्मीर में भी कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस के लिए कितना आसान हो जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कितना आसान हो जाएगा चीजों को अपने फेवर में डालना। और वो तैयारी क्या शुरू हुई वो समझो अब जरा, कि वो तैयारी भी शुरू की, ठीक है। सर वो नाम क्या था बंदे का? किसका? कांग्रेस की तरफ से लीड कर रहा था, बख्शी गुलाम मोहम्मद। हाँ, वो सीएम बना दिया गया था, वो इतने समय तक सीएम रहा। बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है वो 1975 तक सीएम रहे, सोचो सीएम, ठीक है। इतना लंबे समय तक यही सीएम चलते रहे। तो अगर एक सीएम है तो फिर चीजें करवानी आसान भी होती है ना। अगर सीएम बदल जाए तो उसका मन बदल सकता है, लेकिन सीएम एक है और अपनी पार्टी का है तो भाई ठीक है, ऐसे ऐसे पीट पाटे करा लो कि हाँ कर दे। हाँ, 1953 में शेख अब्दुल्ला था, इसकी सरकार गिराई। तो सर जब हेड ऑफ स्टेट तो सर ये था हमारा करण सिंह। हाँ, तो करण सिंह ने सरकार गिराई ना। करण सिंह सरकार गिरी या फिर नहीं करण सिंह ने। भाई एक बात बताओ, शेख अब्दुल्ला, सुनो मेरी बात सुनो, शेख अब्दुल्ला, ठीक है। शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हम बनेंगे यहाँ के अधिकारी, हम सरकार चलाएंगे। सरकार चलाने के लिए एक हेड ऑफ स्टेट चाहिए जिसकी सरकार चली। जैसे कि हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति है। और राज्य की अगर बात करें तो राज्य में हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, ठीक है। और वह सीएम होता है, ठीक है। तो वहां का जो गवर्नर है उसे नाम दिया गया सदर ए रियासत। हेड ऑफ स्टेट को नाम क्या दिया गया? सदर ए रियासत। तो करण सिंह को गवर्नर बनाया गया। और देखो आप ये बात जानते हो कि सीएम की पावर ज्यादा होती है, सीएम की पावर ज्यादा होती है और सीएम रिकमेंडेशन में काम करता है गवर्नर के, ये बात तो पता ही है, ठीक है। सॉरी, गवर्नर सीएम के रिकमेंडेशन पे काम करता है, ठीक। अब वहां पर अभी तक ये क्लोज आया नहीं था, ठीक है। और गवर्नर के पास ये पावर होती है कि अगर सरकार सही से काम ना करे तो सरकार गिरा दो। ये पावर तो गवर्नर, सरकार तो गवर्नर गिरा सकता है ना। अच्छा वहाँ उल्टा चल रहा था क्या? नहीं उल्टा नहीं भाई, मतलब कि जो उल्टा कैसे हो गया भाई? जो गवर्नर है, जो हेड ऑफ स्टेट है, उसके पास ये पावर है सीएम से पूछने की तुम काम ठीक से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर तुम गलत काम करोगे तो मैं तुम्हारी सीट से हटा दूंगा। अच्छा फिल्मों में देखते हैं सीएम कहता रहता तो उखाड़ के फेंक देते हैं कि ये काम ठीक नहीं, चोर है आदमी। तो बस वही था। जो शेख अब्दुल्ला है, शेख अब्दुल्ला अब सरकार चला रहा है यहाँ पे। और जब शेख अब्दुल्ला सरकार चला रहा है तो इन्होंने बोला कि हरि सिंह को मैं अपनी सरकार में नहीं रखूंगा क्योंकि वो आदमी ठीक नहीं है, मेरे को पहले से ठीक नहीं लगा वो आदमी। उसने कहा उसके बेटे कर्ण सिंह को मैं रख लूंगा, ठीक है। अब कर्ण सिंह को सरकार में रखता तो ये बोलते मेरे को सरकार में रखा है तुमने, मैं तो हरि सिंह का बेटा हूं। उसे खुश करने के लिए उन्होंने हेड ऑफ स्टेट बना दिया कि चलो अपनी ही सुनेगा, ये बच्चा है, बालक आदमी है। उस बालक ने गेम खेल लिया अगले साल कि बेटे ले, उनने खोली किताबें पढ़ा, अच्छा ऐसा सकता है, ले सरकार गिरा दी। उनने इसकी सरकार गिरा दी और आरोप क्या लगाया? देशद्रोह का, बच ही नहीं सकता। पाकिस्तान से बातचीत कर रहा था। और ऐसे केस में कोई भी भड़केगा ही, ठीक है। जब सरकार गिरी तो री इलेक्शन होने थे, री इलेक्शन हुए, पूरे देश में एक ही पार्टी का वर्चस्व चल रहा था, कांग्रेस का। री इलेक्शन हुए, कांग्रेस सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार 75 तक चली। सर इसे में क्या चुल मची थी शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान से नेगोशिएशन करने की? जहां से जो मिल जाए सर वैसे तो पाकिस्तान से नफरत करता था शुरू में। करता था। देखो ये तो एकदम से एक बात समझ, एक बात सोचो, वो कहते हैं ना, देखो प्रलोभन, ठीक है। ऐसी मान लो कि अभी हम लोग यहाँ पे कब बैठे हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि 3rd फ्लोर की जगह मैं आपको 1st फ्लोर पर सेम क्लास लगा कर दे रहा हूं तो आप क्या बोलोगे? सही है यार, कभी लिफ्ट नहीं चलती, मजा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं और मैं बोलूं चलो ठीक है फीस में थोड़ा सा मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं, थोड़ी महंगी पड़ रही मिल जाएगा, देश विरोधी काम कर रहे हैं। नहीं एक बात तो आपको प्रलोभन अच्छा लगेगा ना, ठीक है। आपको प्रलोभन अच्छा लगेगा ये वाला कि यार ठीक है यार 3rd फ्लोर चढ़ना पड़ता है, 1 फ्लोर पर आ रहा हूँ, या मैं बोलूँ 3rd की जगह आपको 6th फ्लोर पर ले जा रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे? मजा आ जाएगा। देखा ऐसे डब्बे ठीक हो जाते उस टाइम पर, एकदम इशारा उठते, अच्छा 6th फ्लोर भी ले रहे हो, ऊपर ही ले आओ सीधा, सही बात है, सर, ऊपर ही ले जाओ। ठीक है। तो इस तरीके चलती है मामला, ठीक है। तो जहां से जो मिल सके इंसान इकट्ठा करने में लगा रहता है, समझे। तो कर्ण सिंह भी ये भी जो शेख अब्दुल्ला को लग रहा था कि भाई भारत तो चाहता है ना कि जम्मू कश्मीर हमेशा उसमें हो जाए, जम्मू कश्मीर उसमें हो जाए, और पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर उसका हो जाए।
और अगर दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो जम्मू कश्मीर हमेशा ऐसे रहेगा, ना इसका होगा ना उसका होगा, और जो जम्मू कश्मीर का शासक होगा उसे हमेशा पूरे लाभ मिलते रहेंगे। तो शेख अब्दुल्ला दोनों को लड़ाकर पूरे लाभ लेने के मूड में था। कंवर सिंह ने इसके उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि अच्छा बेटा अब हम बताते तुझे, तो उसको सरकार गिरा दी उसने। ठीक, अब इसके बाद एक इससे पहले एक मीटिंग भी हुई जो हुई 1952 में ही। 1952 में एक मीटिंग हुई जिसमें शेख अब्दुल्ला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में मीटिंग थी। शेख अब्दुल्ला वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई। और इन दोनों के बीच में देखो क्या हुआ, इसे बोलते हैं दिल्ली एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, इसे दिल्ली एग्रीमेंट भी बोलते हैं। हाँ, गवर्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1952। हाँ, इसी ईयर में एक मीटिंग हुई, इसे दिल्ली एग्रीमेंट भी बोलते हैं। दिल्ली एग्रीमेंट। और इसमें इन्होंने कुछ चीजें बोली। इन्होंने बोला कि जो हमारा राजा होगा, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा, उसको हम सदर ए रियासत बोलेंगे। एक तो इन्होंने ये बात मनवाई इसमें, ठीक है। दूसरा इन्होंने पॉइंट डलवाया कि जो हमारा पीएम होगा, प्रधानमंत्री जो हमारा बनेगा, उसे हम वजीर आजम बोलेंगे। वजीर आजम, हाँ। उससे पहले मतलब पहले भी वजीर आजम बोलते थे। सर पहले था ही क्या? हाँ, जो हेड ऑफ स्टेट बनेगा, यानी जो राजा होगा, जैसे राजा हरि सिंह था, अब हरि सिंह तो गया और संविधान बन गया, तो संविधान में हेड ऑफ स्टेट लिखना, जैसे कि हमारे यहाँ चलता है राष्ट्रपति, तो वहां राष्ट्रपति ना लिख करके हम लिखेंगे सदर ए रियासत, यानी कि राष्ट्रपति या फिर हेड ऑफ स्टेट जो गवर्नर है वो सदर ए रियासत कहलाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर भी बोलेगा। प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे वजीर ए आजम, क्या था, हेड ऑफ द स्टेट था सदर ए रियासत। ठीक है, कि हम इसको ये मतलब अपनी मंशा जाहिर की कि हम ये बोलना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है जो मर्जी बोल ले, कल को हमारे में मिल जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। वो इस बारे में लगे हुए थे कि जो मर्जी बोल ले। हैं, पीएम के लिए वजीर ए आजम, वजीर ए आजम पीएम के लिए। और इन्होंने एक बात और रखी, जो जम्मू एंड कश्मीर है, JNK है, कि किसी भी रूप में जम्मू एंड कश्मीर की डेमोग्राफी में दखल नहीं दिया जाएगा। डेमोग्राफी क्या होती है समझते हो? ना 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 ना, है जो वहां की वो है जनसंख्या है, पीढ़ी है, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, उसमें दखल अंदाजी नहीं। जैसे कि मान लो कि यहाँ का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर चला गया, कोई लड़की हो या लड़का हो, कोई लड़का चला गया हो वो साउथ का और जम्मू कश्मीर में जाकर रह रहा है, और वहाँ रहने के बाद में उसे वहाँ की लड़की से इश्क मोहब्बत प्यार जो भी कहना चाहे वहाँ के शब्दों में वो हो जाए, वो शादी करेंगे, बच्चे पैदा होंगे, और जब बच्चे होंगे तो वो कहेगा जी साउथ वाले हैं, और इल्ले पिल्ले जो भी वो बोले ठीक है, जो भी वो बोले वो बोलेंगे भाई ठीक है। तो वो कहेंगे भाई यहाँ तो अब बाहर के लोग यहाँ आएंगे तो बाहर की जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो नेहरू जी ने ये बात ही मान ली कि ठीक है जम्मू कश्मीर में बाहर के कोई लोग नहीं आएंगे, ये बोले क्योंकि जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइड होने वाला है कि अगर बाहर के लोग आएंगे तो फिर उनका अधिकार थोड़ी होगा प्लेबिसाइड करने का, फिर उनको छांटना पड़ेगा, और छांटना सही नहीं होता, ठीक है। वो तो नेहरू जी थे कि 1952 में हो रही थी, और पटेल जी 50 में चले गए थे। अगर पटेल जी रहे तो इस टाइम पर, तो पटेल जी कहते तेरी ऐसी की तैसी, वो पूरा बिहार उठाकर भेज दे, जाओ रहो खूब खेती करो वहाँ पे। वो तो बिहार मतलब उठा के तो फेंक के मारते बिहार कि ले रख ले। उत्तर प्रदेश भी कहते जाओ टूट पड़ो जम्मू कश्मीर पे, पहाड़ों को खोद डालो, गुफा बना लो उसी में रह लो, हम आपको सहूलियत दे रहे हैं। तो पटेल तो ऐसे थे, पटेल नहीं मानते। और पटेल का जो रूप बाद में दिखाया वो इंदिरा गांधी ने दिखाया, अभी बताऊंगा कैसे दिखाया, वो भी खतरनाक लेडी थी। यहाँ तक समझ में आया। और इससे भी पहले काम हुआ था 1949 में, जिसको बोलते हैं दिल्ली अंडरस्टैंडिंग। दिल्ली अंडरस्टैंडिंग 1949 में जो मीटिंग हुई उसको दिल्ली अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। 1952 में जो इसको दिल्ली एग्रीमेंट बोलते हैं। ये किस किस के बीच में हुई थी? ये भी इन्हीं के बीच में हुई थी, शेख अब्दुल्ला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हो सब इन्हीं के बीच में रहा है सारा का सारा काम, ठीक है। सर डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब है कि किसी एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनमें किसी और दूसरे एरिया के लोगों को शामिल ना किया जाए।
जितनी सब बातें मैं बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर के बारे में, इतनी बातें कभी पहले सुनी है? लगता है ना कि दो चलने वालों चीज़ें खत्म हो जाएगा है? ये था अलग संविधान का उनका। हाँ, इतना था कि संविधान तक एक झंडा दिया हुआ है, एजेंडा भी इतनी सारी बसर तो पता नहीं कि इतने कुछ पेज फंसे हुए इसमें जो खोलने थे। अब इसका सबसे बड़ा हिस्सा एक और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो था 1954 में राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया आदेश, और अमित शाह ने उसी आदेश को इस बार 1919 में खत्म किया है। वो जो आदेश था वही सबसे बड़ा जी का जंजाल बना हुआ था, 1954 का आदेश, उसी को खत्म किया है। ठीक है, राष्ट्रपति का आदेश था। और अब आपको एक हिस्सा और समझ में आएगा कि 1954 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर दिया, आदेश दिया। और यह आदेश क्या दिया, ये ऑर्डर क्या था? इस ऑर्डर के तहत ही जो आपका आर्टिकल 35A वो आया जम्मू कश्मीर के लिए, इसी ऑर्डर में वो आया था। ठीक है, ऑर्डर था या ऑर्डिनेंस? ऑर्डर, ऑर्डिनेंस नहीं, 35A। मैंने क्या बताया कि जब भी जम्मू कश्मीर पे आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के अलावा कुछ लागू करना होगा तो राष्ट्रपति के आदेश से लागू होगा। क्लियर? कोई ऑर्डिनेंस कोई कुछ चलेगा ही नहीं। तो राष्ट्रपति ने 1954 में आदेश दिया। और 54 में आदेश क्यों दिया? ये जो सारी शर्तें थी ना, ये वाली शर्तें थी, ये वाली, इस सब की सब इसमें डालने के लिए, क्या उनकी डेमोग्राफी होगी, उनका ये बनेगा, उनका वो बनेगा, वो सब चीज़ें इसमें भी आगे भी समझा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो 1935 का आदेश आया और 1935 के इसी आर्टिकल को खत्म करने के लिए, सॉरी 1954 के इसी आर्टिकल को खत्म करने के लिए अब 2019 में अमित शाह इसी के अगेंस्ट में जो आदेश है, ऑर्डर है, वो लाए, राष्ट्रपति का ऑर्डर इसी के अगेंस्ट में आया, यही वाला खत्म हुआ है। तो अब समझ में आया कि जो 35A है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं है, क्योंकि वो 1954 के राष्ट्रपति के आदेश से आया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ही नहीं, वो राष्ट्रपति का आदेश है। 19 में हटा दिया। 19 में खत्म हो गया अब। ठीक है, कहने को तो आर्टिकल है, कहने को तो आर्टिकल है 35A। सर ये तो पहले भी हो सकता था फिर, हैं? ये काम तो पहले भी कोई भी प्रेसिडेंट कर सकता था। इतना आसान नहीं है ना बबुआ, अभी समझा रहा हूँ मैं, देखना तो सर, अगर हो जाता तो हलवा हो ही जाता। नहीं, जब ये 35 तो हटा ही सकते थे। देखो, ये असल में ऐसा किस्सा था, ये मान के चलो कि मैं बोल रहा हूँ कि 2004 और बल्कि 2014 तक आते आते भी इसमें मेनली वही लिखा है ना, डेमोग्राफी वाला की कोई अभी बताऊंगा, मैं बहुत सारी चीज़ और डाले, फंडामेंटल राइट जुड़े बहुत सारी चीज़ डाली गई हैं। एक बात समझो कि सारा काम जरूर 19 में नहीं हुआ है। 370 को हटाने का तकरीबन 86% या 80% कह लो हिस्सा 2014 तक हो चुका था हटाने का। अब तो बस ये था कि एक और फ्रेम करना है, एक और स्टेप लेना है, और वो स्टेप अब ले लिया गया 19 में। ठीक है, और स्टेप भी उमर अब्दुल्ला की बेवकूफ़ी से लिया गया जल्दी, वरना ले तब भी नहीं। ठीक है, ले तब भी नहीं। अभी बताऊंगा क्या बेवकूफ़ी थी उसकी। यहाँ तक समझ आया हिस्सा? अभी समझो कि आर्टिकल देखो जो हम जानते हैं, मैं क्लियर कर रहा हूँ बोर्ड को। हाँ देखो, हो जाएगी खाली, कहाँ जाएगी, चलने दो अभी तो थोड़ा सा। अब बात करें इसमें तो फंडामेंटल राइट्स की 12 से 35 तक आते हैं पार्ट 3 में। ठीक है, 12 से 35 तक आते हैं पार्ट 3 में। और इसमें जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 33, और शायद आपको याद हो तो मैंने अब तक ये आर्टिकल आपको पढ़ाया नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं जम्मू कश्मीर पढ़ाऊंगा उसे हम समझा दूंगा इसे। ठीक है, मैंने कभी नहीं पढ़ाया आर्टिकल इसलिए। तो आर्टिकल 33 कहता है कि मूल अधिकारों पर सीमा, ठीक है, कि जो फंडामेंटल राइट है उस पर कंट्रोल करना, ये फंडामेंटल राइट को आप कब तक कंट्रोल, कितना कंट्रोल कर सकते हो, उसकी बात इसमें की गई है। और कंट्रोल हमारे यहाँ कैसे होता है? कंट्रोल करती है तो पुलिस, आर्मी, या हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, इंटेलिजेंस है वो। जैसे मान लो इंटेलिजेंस को लगा कोई खतरा है, ठीक है, तो आपको पता लगता होगा कि आपके एरिया का इंटरनेट बंद कर दिया, वो भी तो आपका मूल अधिकारी है। आपके एरिया का नेटवर्क बंद कर दिए कि आप किसी को कॉल या मैसेज ना कर सका, होता ना कि फलाने ने ये कर दिया हमारे धर्म के ऊपर, उसने ये कर दिया हमारे धर्म के ऊपर, और फिर दंगे फैल जाते हैं। ठीक है, और हमारे अब के नेता तो इतने मूर्ख हो चुके हैं। मैं तो उस दिन देख के आ रहा था, दिल्ली राइट जो हुआ था, अभी आपने देखा होगा, 1-1.5 साल पहले दिल्ली दंगे हुए थे,
उसमें नेताओं ने क्या किया, पहले तो इंटरनेट और कॉल सर्विस बंद कर दी और सारे जो वो थे न्यूज़ चैनल सब बंद कर दिए, सब कुछ बंद। और फिर इंटरनेट और न्यूज़ चैनल पर आकर के कह रहे हैं जी शांति बनाए रखो। हमने कहा बंद पहले कर दे, तुम सुनेंगे कैसे तेरे को बे? सुनेंगे कैसे ये तो बता। या तो सब अपने घर से बाहर निकले आकर और तेरे पास आ जाए, वहाँ सुना दे। ये है तरीका, ये जाहिलपना होता है कभी कभी, तो ये कुछ भी करते हैं। ठीक है, बड़ा मजा आता है मुझे तो। आजकल कुछ भी नहीं, कभी कुछ ऐसा हो ना, कोई राइटर कुछ भी हो जाए तो उसके आसपास की न्यूज़ पर ध्यान दो, इतना हंसी आएगी ना, आपको लगेगा ओहो इतने ज्ञान के देवता हमारे बैठे हैं। ठीक है, और एक आदमी, वो एक नेता है वो था जो बीजेपी से उसमें आया, क्या नाम है, सॉरी आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ गया। आम आदमी पार्टी में तो शरीफ था, बीजेपी में आकर वो हिंदू हो गया। वो क्या था, वो था उसका नाम कपिल मिश्रा। तो वो क्या था, उसने देखा क्या था, वो न्यूज़ वाले ने उससे पूछा कि आपने कहा कि आप तो सड़क को हट जाओ ना हम देख लेंगे। वो क्या कहता, जी हमने तो कहा था हम देख लेंगे, देख तुम रही हैं। मैंने कहा देखो स्टेटमेंट, मैं कहा देखो स्टेटमेंट भाई साहब। मैंने कहा कि वो ताव जो था उंगली वाला वो गायब हो गया इसका, स्टेटमेंट देखो। और उसने वो बोला अनुराग ठाकुर ने कि देश के गद्दारों को गोली मारो, ठीक है, वो डैश 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 उसमें गाली आई पीछे। तो वो उससे पूछा, वो था ना वो रिंकी के पापा मनोज तिवारी, उससे पूछा, ललन टॉप वाला पूछा था उससे कि भाई आपके नेता ने बोला कि देश के गद्दारों को गोली मारो। कहता अच्छा ऐसा बोला? कह रहे नहीं वो बोल थोड़ रहा था, तो पूछ रहा था कि देश के गद्दार का। मैंने कहा वाह बेटे पूछ रहा था भाई, सही है। तो ये हरकतें होती हैं इनकी। तो आर्टिकल 34 क्या कहता है, आर्टिकल 33 हो गया कि आपके फंडामेंटल राइट पे रोक लगा सकते हैं, स्टॉप किया सकते हैं उनको। और करेगी कौन, पुलिस, आर्मी, इंटेलिजेंस या डिफेंस सिस्टम आपका। ठीक है, आर्टिकल 34 बोलता है मार्शल लॉ के बारे में, कि मार्शल यानी कि सैन्य शासन हो जाएगा। ठीक है, मार्शल लॉ लग जाएगा, सेना का शासन लागू हो जाएगा। और जब सेना का शासन लागू हो जाएगा तो हमारे देश में कोई सरकार काम नहीं करेगी, सेना काम करेगी, और सेना जैसे चाहे वह देश को चलाएगी। और इसीलिए हमारे देश में इस बात को समझते हो, आज तक सेना का तो शासन लागू नहीं हुआ, जो आसफा है वो लग जाता है। ये इससे हम काम चला लेते हैं। सेना का जो मार्शल लॉ है वो अब तक तो लागू कभी गया नहीं है, इसका हम यूज़ कर लेते हैं। और क्योंकि फिर सेना ये अधिकार रखेगी कि किस किस के कौन कौन से फंडामेंटल को खत्म करना है। मान लो सेना ने कह दिया आर्टिकल 21 बैठाओ, और बस जवान गोली मारो, धाए 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 लाइन में खड़े करके ऐसे गोली मार, जो ना पत्थर मारते हैं दिल्ली में पत्थर मारे, बेटा अच्छा तुम पत्थर मारो तो हम गोली मारेंगे, हैं वो तो बचने के लिए। तो ये अधिकार कर दिया इसने। इसके बाद जो इसका 35 है, 35 की जो जिक्र है, जिसके सारे के से लास्ट वाला जो आर्टिकल है, ये जो आपने लिखा है हाँ आसपा, हाँ तो सर भी लगाएगी स्टेटमेंट ये हाँ ये लगता रहता है, खासतौर पे असम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन सब जगह लगता रहता है। सर अभी वहाँ के कुछ मतलब जो लोग थे ना सिविल्स के थे उनको मार दिया था। अच्छा अच्छा, सिविलियंस को वहाँ तो ये लगता रहता है, मार दिया था वो ऑपरेशन करने गए थे। ये लगता रहता है, इसीलिए इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 35 क्या कहता है, इसको समझो। ये कहता है कि मूल अधिकार जो होंगे यानी फंडामेंटल राइट जो होंगे उनके फेवर में, उनके पक्ष में जो विधियां बनाई जाएंगी उसका अधिकार, उसकी पावर यहाँ दी गई है। हाँ जो भी आप पर कह लो या आस पर कह लो, ठीक है। जो ये जो 35 है, ठीक है, 35 क्या कह रहा है, इसको हटा ही लो, इसमें इतना ज़्यादा दिक्कत है, इसको हटा लो, इसी को जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, क्योंकि ये 35 और 34 कहता है मार्शल लॉ के बारे में, काम ही खत्म करो इसका, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, इसको समझो। 35 वाला जो हिस्सा है, 35 कह रहा है जो फंडामेंटल राइट है, अगर फंडामेंटल राइट कभी अपडेट करने पड़े, जैसे कि वाला हुआ 21 वाले में 21A बनाया गया, ठीक है, या 19 वाले में अपडेट करना पड़ा, किसी में भी अपडेट करना पड़ता है, तो उसे अपडेट करने यानी कि फंडामेंटल राइट बनाने की पावर ये आर्टिकल देता है कि आप फंडामेंटल राइट बना सकते हो। भाई बन गए हो तो ठीक है, आगे भी जरूरत पड़ सकती है बनाने की, तो फंडामेंटल राइट बनाने की पावर ये आर्टिकल दे रहा है, यानी कि मूल अधिकारों के पक्ष में विधियां बनाने की शक्ति। हाँ, सब कुछ इसी में आ गया एक तरह से, ठीक है ना। हाँ, फंडामेंटल राइट्स को रिक्रिएट करने की या न्यू फंडामेंटल राइट अप्लाई करने की शक्ति इसी में आ गई है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं, इसमें दो चीजें और इसमें ऐड की हुई हैं, इनमें 2-3 पॉइंट और डाले गए। एक पॉइंट इसमें डाला गया है सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट,
सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 बीसी में है। और एक इसमें है हिस्सा एट्रोसिटी एक्ट, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 इसमें है, और एक है एट्रोसिटी एक्ट 1989, जो दलितों के लिए आया था ना, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए आया, दलितों के लिए आया था, ये वो है एट्रोसिटी एक्ट, दलित कम्युनिटी के लिए आया था। और ये जो 35 है, 35 का जो अपडेटेड, क्योंकि 35 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियंस के लिए है, भारतीयों पर लागू होने के लिए है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर पे जो होगा लागू, अब 35 तो कर नहीं सकते, तो 35A उसके लिए कर देंगे, 35A बनाएंगे, और राष्ट्रपति के आदेश से किया, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की जरूरत नहीं पड़ी, अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आया? दोनों पॉइंट बता दें। ये है एट्रोसिटी एक्ट, जो आपके ऊपर वाला ये है सिविल प्रोटेक्शन राइट, ठीक है, या फिर सिविल राइट प्रोटेक्शन, ठीक है, एक्ट है 1955 का उधर नीचे वाला है। जो भी आपके सिविल लॉज होते हैं, जब मैंने पहले यूसीसी में पढ़ा सिविल लॉज, उनके लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। मतलब इनको देखते हुए भी तुमको फंडामेंटल राइट्स को क्रिएट करना है, बिल्कुल, इनसे अलग नहीं जा सकते कुछ भी, ठीक। तो आज आपके फंडामेंटल राइट वाले हिस्सा भी जो है वो कंप्लीट हो गया एक तरह से, ठीक है। तो 35A जो है, अब 35A जो बना इसमें लिख दिया कि कोई भी ऐसी विधि या कानून या लॉ या प्रावधान जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा जो जम्मू कश्मीर के संविधान से अलग है। क्लियर? दोबारा बताना। ऐसा कोई भी प्रावधान या लॉ, ठीक है, या कोई भी अधिनियम, एक्ट जिसे हम बोलते हैं अधिनियम, जम्मू कश्मीर के लोगों पे लागू नहीं होगा, फिर जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा जो जम्मू कश्मीर के संविधान से अलग है। क्लियर? जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान बना लिया, ठीक है। तो इस बात से बचने के लिए 35A राष्ट्रपति के आदेश से बनाया गया, ठीक। इसलिए मैं कल बता रहा था ना इसमें कि खूब ढूंढ ले, नहीं मिला 35A, तब पता लगा कि भैया राष्ट्रपति ने आदेश दिया 35A का। तो हमने कहा भाई बहुत सही है, कुछ भी अलग अलग करते हैं आप, भूत निकला है तो एक प्रकार का कि कहीं और से निकला प्रकट हुआ। सोर्स कहाँ से लेते हो? सोर्स कहाँ से लेते हैं, देखो नहीं बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन लड़केगा। देखो सोर्स लेने के लिए जो आपका, जैसे जो मैंने कल बुक लिखवाई, ठीक है, इंटरनेट करो, गूगल, सारी बुकें आ जाएंगी आपके पास में। कल पूरी लिस्ट लिखवाई थी बुकों वाली, ठीक है, कुछ आप आए थे वीडियो में है या इनसे भी ले लेना, ठीक है, आप उन्हें पढ़ सकते हो। अब उसमें जो इंडेक्स होता है उसमें जाकर छाट लो कि हाँ भी कौन कौन से हिस्से में क्या क्या बात होगी, तो वहाँ से आप छोटा छोटा उन्हीं पॉइंट में जाकर बात कर सकते हो, वो सब निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ जो सोर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है, आप जम्मू कश्मीर के ऊपर बने वाले एक्ट पर डालो, पूरी लड़ी आ जाएगी निकल करके, उन सबको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट को उठा लो। अच्छा, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सबसे अच्छा तरीका ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उठा लो, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो चीज़ बात लिखी है वो एज इट है, ठीक है। फिर जो कुछ इतिहास की बुकें हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की, क्योंकि हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं इसमें, तो वो पढ़ लो, ठीक है। और कुछ जो हिस्सा बचता है वो आपका, जैसे कि राज्यसभा या आप जो और अदर सोर्सेज हैं, जैसे ABP न्यूज़ भी है, या कुछ और जो न्यूज़ चैनल DD हो गया, इन सबके पुराने न्यूज़ चैनल को डॉक्यूमेंट्री पढ़े कुछ हो, उन्हें देख लो, ठीक है, या किसी जर्नल का, कर्नल का किसी का इंटरव्यू, उन सबको देख लो, तो सब चीज़ें बता देते हैं। तो वहाँ के सारे सोर्स को कंपाइल किया जाता है, ठीक है, मार्कर ये वाला मार्कर ले जाओ, ठीक। तो वहाँ के सारे सोर्स को कंपाइल किया जाता है, वरना जैसे UCC था, UCC तो लिख करके एक लाइन में ख़त्म है, हमने 8 घंटे लगा लिए उसमें कि 8 पार्ट बन गए UCC के, तो हैं UCC में तो शिक्षा डर गई थी, चले जा रही है क्लास रुकी नहीं रही, ठीक है। तो और कितना मजा आया UCC में, 8 घंटे ऐसे निकले कि भाई वाह, ये पता चली क्या लीगल है क्या नहीं। हाँ, असल में मतलब लीगल क्या है। तो मेरा मानना यही है भाई साहब कि आप कुछ भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन एक बार में उसे इतना घुस के पढ़ लो कि उसके ऊपर दुनिया जान में कोई कुछ भी बोले तो हमें कोई नॉलेज है भाई, हमसे कोई बात करे तो हमें सही नॉलेज है। मान लो आप जैसा बाहर निकले, ठीक है, या कभी भविष्य में आप सिलेक्ट हो जाओ
या कहीं और आप किसी का पता लगे कि हाँ भाई आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, भविष्य में सिलेक्ट हो जाओगे, हो ही जाओगे। हाँ मतलब हो जाओगे, वो बात तो ये है कि कर्ज तो वो ये है कि भविष्य में सिलेक्ट हो जाओ, मैंने बोला ना सिलेक्ट हो जाओ, तो हो तो जाओगे ही सिलेक्ट, आपने बोला हो जाएंगे। नहीं दोनों एक्सपेक्ट हैं, समझने का तरीका वही वाली बात है, ठीक है। तो इसमें आपसे कोई पूछेगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ना। मान लो आज की डेट में आप देखते हो जैसे जो इंसान फेसबुक इस्तेमाल करता हो या यूट्यूब इस्तेमाल करता हो, देखते हो हर दूसरा आदमी मोबाइल में या कैसे भी लेकर माइक लेकर निकला पड़ा है और कहता है इस पापा क्या कहना है, उस पापा क्या कहना है, ठीक है। जैसे ही पेट्रोल वाला मुद्दा आया था, और पेट्रोल वाला मुद्दा जो इतना भयंकर रूप से पेट्रोल के रेट बढ़े, सरकार ने क्या क्या बोला, ठीक है। और पेट्रोल पंप पे गली गली में वो लोग जा रहे थे, हाँ भाई आपका पेट्रोल पे क्या कहना है, पेट्रोल पे क्या कहना है। तो इसलिए मैंने पेट्रोल वाला मुद्दा तरीके से समझा दिया, एक बार समझ लो, उसके बाद कोई पूछे तो कम से कम भविष्य में या अभी या कभी भी मेरा नाम तो खराब नहीं करोगे ना। आपको ये तो पता रहेगा कि हाँ सर ने ये सब पढ़ाया, और कहीं अगर मन में ये निकल गया सर ने हमें नहीं पढ़ाया यार, ये सर ने बताया नहीं है, ठीक है। मान लो मैं इतनी नॉलेज ना दूँ, मैं छोड़कर मैं कि ये था वो था, करो खत्म, बात खत्म की, टॉपिक खत्म करना है, और कल को कोई और ऐसा मिल जाए जो इससे ज़्यादा नॉलेज रखता हो, तो आप बोलोगे सीधा आपके दिमाग में पहली चीज़ मैं ही आऊँगा कि सर ने बताया नहीं, ये तो सर को नहीं पता है, फिर कोई बात है। तो इसलिए मैं चाहे लेट करूँ जैसे मर्जी करूँगा पूरा खत्म, कि टॉपिक को जड़ से मिटा दो कि आपके सामने कोई एक्सपर्ट भी बोले कि हाँ भाई हमारे पास ये नॉलेज है, आप कम से कम एक्सपर्ट तक से बात कर सको। सर अब ब्रेक ले लो। अच्छा ब्रेक चाहिए, चलो ब्रेक ले लो, इसके बाद तो 335 है, इसके अंदर का जो हिस्सा है वो समझ रहे हैं क्योंकि हैं